प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत से छात्र छात्राओं की ये मांग रही है कि मुझे हिंदी का भी क्वेश्चन आंसर दिया जाए। तो भाई आज हम आपके समक्ष उसको भी लेकर आए हैं। सो देखिए, पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। भारत में आतंकवाद, समय का महत्व, दुर्गा पूजा, अपने जीवन का उद्देश्य, स्वतंत्रता दिवस। सो आप इसमें से किसी और का भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक दुर्गा पूजा पर ही तैयार किया है। भारत पर्वों त्योहारों का देश है। कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें पर्व त्यौहार न आया हो, उनमें दुर्गा पूजा सर्वोपरि है। दुर्गा पूजा असुरों पर देवी देवताओं का विजय का पर्व है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राम और रावण के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। दुर्गा पूजा को दशहरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन 10 सिर वाले रावण को राम ने वध किया था। यह पर्व 10 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। कुछ हिंदू भक्त 9 दिनों तक निर्जल उपवास भी रखते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि दुर्गा पूजा कैसे मनाया जाता है। दुर्गा पूजा बहुत सारे तरीक़ों से मनाया जाता है। कुछ हिंदू श्रद्धालु 9 दिनों तक निर्जल उपवास रखते हैं। सप्तमी से नौवीं तक खूब चहल पहल रहती है। लोग झुंड के झुंड मेला देखने के लिए जाते हैं। शहरों में बिजली की रोशनी में प्रतिमाओं की शोभा और निखर जाती है। विभिन्न जगहों पर कुछ समितियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे नाटक, संगीत, गीत, नृत्य इत्यादि। इन कार्यक्रमों के कारण लोगों के मन में, मस्तिष्क में चार चांद लग जाते हैं। अच्छी से अच्छे वस्त्र में सज धज कर लोग बहुत ही उमंग के साथ अपने अपने साथी सहयोगियों को लेकर मेला घूमने के लिए चले जाते हैं। दुर्गा पूजा की आकृति इस प्रकार बनी रहती है, इतना आकर्षक होता है कि लोग देखते ही देखते दंग रह जाते हैं। प्रतिमाओं की सजावट सबके मन को मोह लेती है। लोग प्रतिमाओं के लिए प्रसाद ले जाते हैं तथा उसमें कुछ चंदा देकर दुर्गा मैया से आशीर्वाद लेते हैं। निष्कर्ष, यह असत्य पर, भाई यह निष्कर्ष निकला क्या, यह असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। कहा गया है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। हाँ तो भाई आप इसे स्क्रीनशॉट लेते चलें या नोट कर लें रुक रुक करके, तो अच्छा रहेगा। सो अगला प्रश्न हम लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो हमारा दूसरा ये प्रश्न दो का करना था, तो इसमें हमने दूसरा किया, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो प्रस्तुत पंक्ति पंडित चंद्रधर शर्मा गिलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था में से लिया गया है। जर्मन सेना से मोर्चा लेने वाली ब्रिटिश सेना में कार्यरत जमादार लहना सिंह की यह उक्ति है। उसके शरीर के रग रग में युद्ध करने की आतुरता है। उसका कथन है कि घोड़े को लड़े बिना वह भी बिगड़ जाता है तथा बिना लड़े सिपाही की क्षमता भी कुंद हो जाती है या ठीक कम हो जाती है। इस प्रकार उपयुक्त गद्दास में एक सैनिक की मानसिकता दिखाई गई है। उसकी भुजाएं युद्ध करने के लिए उतावला हो रहा है, फड़फड़ा रही है तथा वह अपने शौर्य का प्रदर्शन करना चाहता है। हाँ, इसके बाद ये तीसरा देख लीजिए, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इसे झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह गद्यांश छायावादी शैली का सबसे सुंदर आत्मज्ञान है। मनु को प्राप्त करके श्रद्धा आनंद विभोर होकर गाती है कि हे मेरे मन, जब जीवन पवन की चारदीवारी से बंद होकर जलकर झुक जाता है, तब इस झुलसते हुए विश्व बन की मैं बसंत ऋतु हूँ, अर्थात मैं ज्वाला में धधकते हुए विश्व की शांति प्रदान करने वाला हूँ। हाँ तो भाई थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इतना सुंदर मेहनत अगर आपको समझ में आता हो, सुंदर आप अक्षरों में इसे देख रहे हैं, तो आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब को ना भूलेंगे। लाइक सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को इसे शामिल करें, उनको बुलाएं, उनसे जोड़ें, और ताकि मेरा मेहनत सफल होता चले। और आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत साथ दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सो मैं अगला, अब देखिए तीसरा हमारा प्रश्न क्या है। विद्यालय शौचालय की साफ सफाई के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास एक प्रार्थना पत्र लिखें। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय,
पर ब्रह्मर्षि सहजानंद सरस्वती। भाई ये अपना अपना स्कूल का कॉलेज का नाम आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक हमने दे दिया है, सो आप इसमें श्रीमान प्राचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय लिखेंगे। इसके बाद यहाँ अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे। फिर आगे देखिए, 20 है, शौचालय की साफ सफाई कराने हेतु महाशय सेवा सभी ने नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक आदर्श छात्र हूं, किंतु जब मैं शौचालय में जाता हूं तो मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द शौचालय की साफ सफाई करवाने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा के लिए आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये क ख ग की जगह पर आप अपना नाम लिखेंगे और वर्ग अपना जो है वो 12th लिख देंगे दो जगह। हाँ, तो भाई देखिए, अब अगला हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दें। अगर हमें, पहला ये है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मूक बधिर होता। मनुष्य की सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण दिन उसकी महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। महत्वपूर्ण दिन नहीं भाई, देन है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। महत्वपूर्ण देन आप लिखेंगे यहाँ पर, उसकी वाक शक्ति है। वह वाक शक्ति से ही आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। यह ईश्वर की सबसे बड़ी अनमोल देन है। अगर वाक शक्ति का अभाव होता तो हम जानवरों के समान होते। दूसरा है, देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है तथा दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। अगला तीसरा है, गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक ऐसा चोट का घाव था जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं होता। इस घाव को ही गैंग्रीन कहते हैं। आम तौर पर इसे गलाव भी कहा जाता है, अर्थात घाव ठीक न होने वाला शारीरिक अंग को गलाने लगता है, यह बढ़ने लगता है। इस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। फिर अगला, हाँ भाई, तो ये टाइपिंग करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ी है मुझे। तो अगर आप अभी तक लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो अवश्य कर देंगे। तो चलते हैं, 5वां है, डायरी क्या है। डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभव का ब्यौरा है जिसे वह बड़ी सच्चाई के साथ लिखता है। अगला ये प्रश्न, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। तो उत्सव शहर में रहने वाले सामान्यतः नागरिक मना रहे हैं। उसके उत्सव मनाने का कारण निम्नलिखित हैं। उनको पता नहीं कि उनको पता नहीं कि उनकी सेना ने विजय प्राप्त कर ली और वह युद्ध क्षेत्र से वापस आ रही है। फिर अगला ख है, उन लोगों को सच बात तो बिल्कुल ही पता नहीं है। फिर ग में लिखेंगे, यानी तीसरा पॉइंट, इस युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। फिर 5वां प्रश्न है भाई, क में दूसरे कड़वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। हाँ भाई, ये 5वां जो ये दीर्घ क्वेश्चन है और इसमें आपको 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। 5-5 नंबर वाले हैं, यानी 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपको ये थोड़ा लंबा में लिखना होगा। तो ये देखिए, पहला है, दूसरे कड़वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। तो दूसरे कड़वक में कभी आपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं कि वे कहते हैं कि उन्होंने उसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है जो गाड़ी की प्रीति के नयन जेल में भिगोई गई है। अब वह राजा रतन सेन है। भाई अबे नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, अब लिखिएगा। अब न वह राजा रतन सेन है और न वह पद्मावती रानी और न ही बुद्धिमान सुआ है और न ही वह अलाउद्दीन। इसमें आज कोई नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है। फूल झड़ कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू तो रह ही जाती है। कभी यह कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। हाँ भाई, इसमें कवि की जगह पर यहाँ कवि लिखना होगा, कवि जरूर लिखिएगा, इसलिए कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है।
तो कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। अगला है, देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा हमारा प्रश्न, गांव का घर शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। तो प्रस्तुत पाठ गांव का घर ज्ञानेन्द्रपति द्वारा रचित संग्रह संन्यस्यतमा से ली गई है। कवि आज शहर में रहने लगा है, परंतु उसकी स्मृति में गांव का वह रूप अभी भी बसा हुआ है। गांव में आया हुआ बदलाव एक और सुखद है तथा दूसरी और उसके पीछे दुखद पहलू भी है। कवि गांव के घरों में गायब हुई परंपराओं और रीति रिवाजों आदि पर चिंता व्यक्त किए हैं, जो कि बिल्कुल ही सही है। गांव से पंच परमेश्वर का गायब होना भी चिंताजनक स्थिति है। कवि गांव से गायब हुए उसके लोक संस्कृति का भी जिक्र करते हुए कहा है कि जो अब गांव में विभिन्न ऋतु त्योहारों या महीनों में होने वाली लोकगीत भी नहीं सुनाई दे रही है। लोक संस्कृति को गांव ने ही जन्म दिया और यह सुखद है कि अब गांव में ही सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ भाई, तो लोक संस्कृति को गांव ने ही जन्म दिया और यह दुखद है, सुखद जो सुखद हमने बोल दिया तो गलत है। यह दुखद है कि अब गांव में ही सन्नाटा पसरा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, आपके विचार से सिपाही की माँ एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों? तो हमारे विचार से भाई इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिजली है, और यह बात एकांकी के शीर्षक से भी पता। हाँ भाई, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये बिजली नहीं विष्णी है। तो बिजली की जगह पर आप विष्णी पढ़ेंगे। यह बात एकांकी के शीर्षक से भी पता चलता है। इस एकांकी में विष्णी समाज को अच्छे संदेश देती है। एक अच्छे देशभक्त की माँ होने के साथ ही साथ विषम परिस्थितियों में भी लड़ने का संदेश देती है। वह गरीबी की स्थिति में भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर रही है। इसे कलुषित समाज से उसका एक ही खेद है कि शादी के लिए दहेज लेना, यानी आज भी हमारे समाज में यह फैला हुआ दहेज का जो सूसा की तरह बढ़ता हुआ रूप ले रहा है, यह भी एक बहुत ही समाज का बहुत बड़ा कलंकित ये भावना हमारे लोगों में फैली हुई है, दहेज लेना। तो दहेज लेना ये बहुत बड़ा ये अपराधी एक तरह से समझा जाए। तो विष्णु दहेज की बातों से चिंता जताई है, जो कि समाज के लिए जागरूकता का संदेश है। उसमें मानक की तरह ही हर सिपाही की माँ बनने को ढूंढा जा रहा है। हाँ भाई, अब लास्ट हमारा एक और क्वेश्चन है, संक्षेपण। तो छठा हमारा प्रश्न। हाँ तो भैया, अब उम्मीद करता हूँ कि आप लाइव सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो भाई थोड़ा मेरी मेहनत पर ध्यान दें कि कितना मेहनत करके मैंने इसे तैयार किया है। और ये टाइप तो हमने इसलिए किया कि कुछ लोग हमारे हैंड राइटिंग पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए सोचा कि अब हम ये तो हिंदी है, तो हिंदी में तो हैंड राइटिंग में और दिक्कत होता है, तो इसीलिए भाई हमने सोचा कि इसको टाइप ही कर लूँ। तो इतना मेहनत किया, तो भाई आप थोड़ा मेरे ऊपर मोटिवेट करने के लाइक सब्सक्राइब करते रहें, तो ज़रूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। तो संक्षेपण का तो भाई आपके प्रश्न जो है वो आपके प्रश्न पत्र पर मिल जाएंगे। मैंने इसका संक्षेपण और शीर्षक आपको बना करके दे रहा हूँ। तो ये इसमें दो संक्षेपण है। शीर्षक हानिकारक प्लास्टिक। तो कम कीमतें हैं। देखिए यहाँ पर काम की जगह पर कम आप पढ़ेंगे, ये मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो भाई कम कीमत तथा टिकाऊपन के कारण हमारे जीवन में प्लास्टिक का बहुत महत्व है, किंतु अंधाधुंध प्रयोग पर्यावरण के लिए खतरा है। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी कम करता है तथा जीवों के लिए खतरनाक है। भारत में 1,20,000 जानवरों की मौत सिर्फ प्लास्टिक खाने से हो जाती है, अतः यथासंभव कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हाँ भाई, तो हमारे ये संक्षेपण में प्रयुक्त शब्द कुल शब्द हमने
टोटल गिना तो 145 मिला, उसमें विभक्ति चिन्हों को हमने छोड़ दिया है और उस तरह से छोड़ना भी ये नियम बताया जाता है। और औसत हुआ कि इसमें 3 से हम भाग देंगे, तिहाई बनाएंगे, तो उस तरह से हमारे पास लगभग 48 शब्द आते हैं, लेकिन हमने इसे संक्षेपण में प्रयुक्त यानी प्रयोग किया है 46 शब्द। सो आप इसे देख लेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद बच्चों।